हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बार के मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंडिया रशिया रिलेशंस। दोस्तों, अगर हम बात करें इस टाइम की जियोपॉलिटिक्स की तो काफ़ी सिचुएशन हमारी चेंज हो रखी है। रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेन से, उसकी वजह से एक कंडम जो है वो हमें स्टेब्लिश होता हुआ दिखता है और इंडिया इज ऑन अ बाइंड कि किस तरीके से अपने रिलेशन वो मेंटेन करे विद दी रशिया। तो यहाँ पर इंडिया की जो रिलेशनशिप है ना बिटवीन यूएसए एंड विद रशिया, ये एक तरह से आपस में बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है इंडिया के लिए, और उसी कंटेक्स्ट में हमें पूरा जो आर्टिकल है वो कवर करने वाले हैं। देखिए, हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो एचपीएस मेंस की रिक्वायरमेंट है या फिर एचपीएनटी की रिक्वायरमेंट है वो बेसिक क्वेश्चंस की है कि आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन द इंडिया रशिया रिलेशंस। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए भाई किस तरीके से इंडिया रशिया के रिलेशंस थे और यूक्रेन वॉर होने से उनमें हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर इस आर्टिकल में मेरा जो एम रहेगा वो रहेगा कि मैं आपको सारी डायमेंशंस बताऊं इंडिया रशिया रिलेशंस की, थोड़ा पास्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा है इंडिया रशिया रिलेशंस पे, ठीक है, और एक वे फॉरवर्ड की भी बात करेंगे। और दोस्तों, अगेन इस तरीके से हमें सारे टॉपिक्स को कवर करना है आईआर के, क्योंकि यहां से लगभग आपके 30 से 40 मार्क्स का पेपर आता है और बहुत स्कोरिंग है आईआर। अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ है तो बहुत स्कोरिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आर्टिकल था, कंटेक्स्ट क्या है इस पूरे रिलेशन का, हम यही क्यों टॉपिक कवर कर रहे हैं क्योंकि द हिंदू में हमें एक आर्टिकल देखने को मिलता है जिसका नाम है रशिया यूक्रेन वॉर, और उसके ऊपर इंडिया इज इन अ बाइंड ओवर इट्स रिलेशन विद द रशिया। क्योंकि जो इंडिया है इसने अपना जो न्यूट्रलिटी का इंस्टांस है वो फॉलो तो कर रखा है, लेकिन बहुत बार हम टाइट रोप वॉक कर रहे हैं यहाँ पर हमें मुश्किल हो रहा है चूज करना कि व्हाट शुड बी आवर फ्यूचर एक्शन। तो यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि इंडिया रशिया रिलेशंस हैं क्या। दोस्तों, इंडिया रशिया रिलेशन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन माने जाते हैं। सिंस दी 1960s हमें रिलेशन मजबूत होते हुए दिखते हैं और 1971 में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पीस ट्रीटी हमने साइन करी, फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने साइन करी विद द रशिया, जिससे हमारे जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए। नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग टाई देखने को मिलता है इंडिया और जो पास्ट का सोवियत यूनियन था उनके बीच में। और बहुत बार ऐसे मौके आए जब सोवियत यूनियन हमारे पीछे खड़ा हुआ था और हमारी उसने हेल्प करी है, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी रशिया जो है एक बहुत पावरफुल एलाई इंडिया का बनता रहा और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे इंटरनेशनल मैटर्स में जहां पर रशिया ने हमारा साथ दिया और हमने रशिया का साथ दिया। और दोस्तों, कहीं ना कहीं 1991 से पहले जो रिलेशनशिप थी वहां पे रशिया का पलड़ा भारी था। रशिया डोमिनेट करता था रिलेशनशिप को, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिग ब्रदर एटीट्यूड हमें देखने को मिले। एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप थी। और 1991 के बाद जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना शुरू किया, ओपन अप कर दिया, एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए और वहां पर सोवियत यूनियन टूट गया, तो रिलेशनशिप में एक बैलेंस हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर लाइन जो रिगार्डिंग इंडिया रशिया रिलेशन बोली जाती है वो ये है कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो मिलिट्री रिलेशनशिप ज़्यादा है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप काफ़ी कम है। मतलब पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत तगड़ी है इंडिया और रशिया के बीच में, लेकिन जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है हमारे रिलेशंस की जो बहुत मजबूती से हमें देखने को मिलते हैं वो है 1971 में। फिर अक्टूबर 2000 में हम एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं ऑन इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इस डिक्लेरेशन के बाद हम मानते हैं कि भाई हम एक दूसरे के बहुत पावरफुल अलाई हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे मुसीबत के टाइम पर, और जितने भी इंटरनेशनल मैटर्स हैं वहां पर हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। इसके बाद जो डिक्लेरेशन साइन हुई उसके बाद हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म, डायलॉग मैकेनिज्म्स को पुश ऑन किया। इकोनॉमिक मैटर्स में हमने डायलॉग मैकेनिज्म डेवलप किए। 2+2 डायलॉग को हमने पहली बार फॉलो किया 2021 में। तो यहां पर हमें मल्टीपल मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे जहां पर हम बात करते हैं रिगार्डिंग डेवलपिंग ओवर फर्दर रिलेशंस, ठीक है। लेकिन जो राइज ऑफ चाइना है, इंडिया का राइज, यूएस चाइना टेंशन और जो इंडिया यूएस की जो डीपनिंग टाइज है, इसकी वजह से इंडिया रशिया रिलेशंस में हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। अब यहां पर देखो, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप, तो आपको बताना पड़ेगा कि देखो मल्टीपल डायमेंशंस हैं। अगर हम बात करें कि एक इकोनॉमिक एरिया है, एक मिलिट्री एरिया है, एक पॉलिटिकल एरिया है, एक कल्चरल एरिया है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया है, एक न्यूक्लियर एरिया है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर हम रशिया और इंडिया की टाइज देखते हैं और उन्हीं एरियाज को मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। अगर मैं पॉलिटिकल रिलेशन की बात करूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और रशिया के प्रेसिडेंट एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म के थ्रू हर साल बात करते हैं, मीटिंग करते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि व्लादिमीर पुतिन हमारे यहाँ आते हैं, मोदी जी वहां पर गए। इसके अलावा जैसे एससीओ प्लेटफॉर्म है, ब्रिक्स प्लेटफॉर्म है,
इन प्लेटफॉर्म पे भी हमारे जो आपस में बड़े नेता हैं वो बातचीत करते हैं और कॉपरेशन के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ हमने 2 इंटर गवर्नमेंटल कमीशंस को डेवलप किया है, वन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एरिया एंड सेकंड इज ऑन कल्चरल कॉर्पोरेशन। तो इन दोनों एरियाज में हमने क्या किया है, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन डेवलप। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही एरिया के, दोनों ही कंट्रीज के जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जो इन पर्टिकुलर फील्ड में रिलेट करते हैं वो आपस में बैठेंगे और बात करेंगे किस तरीके से और फर्दर जो हमारे टाइज हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसके साथ साथ अभी 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी को रशिया का हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन मिलता है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो ये भी एक तरह का तरीका है पॉलिटिकल रिलेशनशिप को डेवलप करने का। इसके अलावा अगर हम बात करें मिलिट्री रिलेशनशिप की, तो ये तो दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है इंडिया और रशिया रिलेशनशिप का। अगर हम इंडिया की ओवरऑल ट्रेड की बात करें, मिलिट्री ट्रेड की बात करें, तो 65% जो ट्रेड हमें देखने को मिलता है सिंस 1990 टू 2019 वो हमें रशिया की से देखने को मिलता है। तो बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे आर्म्स ट्रेड में रशिया। लेकिन दोस्तों अगर हम एक ट्रेंड की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रशिया का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के आर्म ट्रेड में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उसकी जगह कौन ले रहा है, इजराइल हो गया, रशिया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये रशिया को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं ट्रेड की तो सबसे पहले हमने MiG-21 जो परचेज करना शुरू किया था रशिया से, बहुत ही पावरफुल एक उस टाइम का विमान था ये, ठीक है, और 1962 में हमने इसको परचेज किया था। उसके बाद हमने जो है बाइलेटरल इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन जो एक्सरसाइज है वो शुरू करी, जहां पे वार्तालाप होते हैं, जहां पे डायलॉग्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जॉइंट वेंचर्स हैं जो इंडिया और रशिया के बीच में चल रहे हैं, जहां पर रशिया हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और हम उस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस के केस में, ठीक है, ब्रह्मोस आप लोगों को पता है कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा रिवर के नेम के बेसिस पे इसका नेम आया है और यहाँ पर रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है। इसके साथ साथ रशिया हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी प्रोवाइड करता है जो हमारे इंडियन एचआरस को, इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करते हैं और हम फिर खुद कैपेबिलिटी जनरेट करते हैं इन पर्टिकुलर मैटर्स पे चीज़ों को डेवलप करने की। इसके साथ साथ रशिया ने हमारी इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट रेज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम बात करें इंडिया की पहली सबमरीन फॉक्सट्रस क्लास की जो थी रशिया से आई थी। इसके अलावा इंडिया का जो सोल एयरक्राफ्ट कैरियर था इससे पहले, विक्रांत से पहले, INS विक्रमादित्य, वो भी हमें रशिया से देखने को मिलता है, ठीक है, और 9 ऑफ द 14 कन्वेंशनल सबमरीन ऑपरेटेड बाय इंडिया आर रशियन। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हम कोऑपरेशन देखने को देखते हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया हर एक फील्ड में। अगर हम बात करें नेवी की तो वहां पर भी रशिया ने कंट्रीब्यूट किया है, अगर हम बात करें एयरफोर्स की तो वहां भी रशिया ने कंट्रीब्यूट किया है, अगर हम आर्मी की बात करें तो हमारे बीच में बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस की। दोस्तों एक ऐसा एरिया है जहां पर हम डेवलप तो करना चाहते हैं रिलेशंस को, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोऑपरेटिव एरियाज नहीं देखने को मिलते जहां पर हम रिलेशन डेवलप कर दें। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंडिया की जो पार्टनरशिप है इकोनॉमिक रिलेशंस की वो यूएसए, चाइना से बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, चाइना से हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, यूएसए से भी हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उनसे जितनी हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उतनी तगड़ी इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमें रशिया से देखने को नहीं मिलती है। जो हमारा ट्रेड है वो लगभग 8.1 बिलियन यूएसडी डॉलर पे स्टैंड करता है और 2013 से 16 तक तो काफ़ी डिक्लाइन हुआ, लेकिन उसके बाद हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। अगर हम कंपैरिजन देखें इंडिया, चाइना और रशिया के, यूएसए के रिलेशंस का, तो चाइना के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुए हैं डिस्पाइट द टाइट डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए की, अगेन वहां पर भी इंप्रूव है, लेकिन रशिया का बहुत ही मार्जिनल इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। मार्जिनल मतलब ट्रेड इंक्रीज तो हो रहा है, अगर आप एक ग्राफ देखें तो ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। ये है 1992 से लेकर 2019 तक का डाटा, ट्रेड इंक्रीज है लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। इसके साथ साथ इंडिया और जो रशिया है कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ एक फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लें ताकि जो ट्रेड है हमारे बीच में वो बढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं कल्चरल रिलेशन की। तो कल्चरल रिलेशन एक अच्छा एस्पेक्ट रहा है इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है, एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है। तो जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर जो है रशिया की में जो एम्बेसी है इंडिया की, वो काफ़ी जो है प्रमोशन करता है कल्चरल एक्टिविटीज़ की। इसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटीज़ के टाइज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के और रशिया के जो आपस में कॉपरेट करते हैं। लगभग 20 रशियन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं इंक्लूडिंग लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ जो कि हिंदी टीच करते हैं लगभग 1500 रशियन स्टूडेंट्स को। काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। इसके साथ साथ डांस, म्यूजिक, योगा, आयुर्वेदा जो है इंडिया का, इसको रशिया में काफ़ी पसंद किया जाता है। अब कुछ और एरियाज़ की बात कर लेते हैं कॉपरेशन के, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम
ऑयल एक्सप्लोरेशन से लेकर डिफरेंट जो एरियाज हैं, इवन जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, अंटार्कटिका में रिसर्च हो गई जिनको हम डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक वर्किंग ग्रुप भी है। इसके अलावा न्यू इनिशिएटिव हमने प्लान किए हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ऑयल एक्सप्लोरेशन में जो है वो रशिया के साथ जुड़े हुए हैं, और साइबर क्राइम जो कि एक इवॉल्विंग एरिया है, वहां पर जब रशिया रेजोल्यूशन लेकर आता है 2019 में तो इंडिया उसको सपोर्ट भी करता है। अगेन ये भी एक ऐसा एरिया है जहां पर इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है रशिया पे, और हम कोशिश करेंगे हम रशिया से टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें अच्छा सा गेन करें ताकि हम अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको और बेटर बना पाएं। स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो क्रायोजेनिक इंजन जो है वो हमें कहां से मिलता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें काफी, जो हमने 2000 के बाद डेवलप तो खुद किया, लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, वो हमें रशिया से मिलती है। इसके अलावा जो हमारे इनिशियल स्पेस क्राफ्ट थे जैसे आर्यभट्टा हो गया, इनको हमने लॉन्च करने में रशिया की मदद ली थी, और इंडिया अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर रशिया के साथ कॉपरेट कर रहा है। न्यूक्लियर कॉपरेशन एक ऐसा एरिया है जहां पर रशिया ने हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डेवलप किया है। आप कुंदनकुलम का एग्जांपल दे सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर हमें इंडियन डायस्पोरा जो है वहां पर एक्टिव देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, राइस इंडस्ट्री, स्पाइसेस, लेदर, फुटवेयर, ग्रेनाइट, यहां पर इंडियन वहां पर प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, हिंदुस्तान समाज है वहां पर, बहुत ओल्डेस्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है रशिया में, लगभग 1957 में इसको सेटअप किया गया था। तो बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन पेपर में ना आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट दोगे। कंटेंट पता होना एक अलग बात है, उस कंटेंट को प्रेजेंट करना एक अलग बात है। तो मैं आपको कंटेंट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इन एग्जांपल्स में से जो सुटेबल चीजें हैं वो उनको प्रेजेंट कर पाओ अपने आंसर में। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रशिया फॉर इंडिया। देखिए, रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है चाइना को बैलेंस करने के लिए। कहीं ना कहीं जब भी चाइना हम पे आग दिखाता है तो हम रशिया से एक मीडिएटर की तरह एक्ट करने की बात करते हैं। रशिया हमारे रिलेशंस को मीडिएट करता है। इसके साथ साथ चाइना पे भी प्रेशर रहता है, क्योंकि चाइना और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं और इंडिया और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं। तो अगर मान लो आप 3 दोस्त हो, ठीक है, आपकी एक दोस्त से नहीं पड़ती लेकिन एक दोस्त की दोनों से पड़ती है, तो आप इससे बोलोगे भाई मेरी थोड़ी सी इसे माड़वाली करवा दे। तो इस तरह का यहाँ पे एक स्टांस हमें देखने को मिलता है। देन इमर्जिंग न्यू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट, कुछ ना कुछ नए एरियाज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर हम अपने इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स को बढ़ा पाएं। फॉर एग्जांपल माइनिंग, एग्रो इंडस्ट्रियल एरिया, हाई टेक्नोलॉजी एरिया इंक्लूडिंग रोबोटिक्स, नैनोटेक। तो ये एरिया फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, जो अब आजकल माहौल चल रहा है जहां पर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखते हैं साइंस एंड टेक में, तो वहां पर ये चीजें बहुत हमें हेल्प करने वाली हैं। इसके साथ साथ कम्बेटिंग टेररिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया। देन सपोर्टेड मल्टीलेटरल फोरम, अगेन रशिया जो है वो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और जब भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन आता है जो कि इंडिया के अगेंस्ट है तो रशिया वहां पर इंडिया की पक्का हेल्प करता है। ठीक है, और रशिया से मिलिट्री एक्सपोर्ट तो इंडिया के लिए अगेन बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज कर रहा है। कहीं ना कहीं रशिया की जो टाइज हैं पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, वो इंप्रूविंग हमें ट्रेंड देखने को मिलता है, और इंडिया और यूएसए का रिलेशन हमें इंप्रूविंग ट्रेंड देखने को मिलता है। अब क्योंकि रशिया और यूएसए के बीच में ज्यादा नहीं बनती है, तो इस वजह से इंडिया को बीच में कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। तो यहां पर ये चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चैलेंज क्रिएट कर रहा है। इंडिया ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू यूएस, हम अपना जो ट्रेड है, इवन मिलिट्री ट्रेड, वो यूएसए से बढ़ा रहे हैं रशिया की टर्म्स में, कंप्रोमाइज करके रशिया के ट्रेड्स को। तो ये अगेन रशिया को पसंद नहीं आ रहा। नो डाउट अभी भी रिलेशनशिप को हम स्ट्रॉन्ग करने का दावा करते हैं, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी रिलेशनशिप का जो स्टांस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहीं ना कहीं डायल्यूट होती जा रही है रिलेशनशिप। ठीक है, देन रशिया चाइना रिलेशन, अगेन मैंने आपको बताया वन डायमेंशनल ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो ट्रेड है रशिया से काफी अच्छा हमें देखने को मिलेगा अगर आप नंबर्स की बात करो, लेकिन ये ट्रेड एक पर्टिकुलर एरिया ही गाइड कर रहा है। वो एरिया क्या है? मिलिट्री ट्रेड। तो हमें कुछ और एरियाज ऑफ एंगेजमेंट इकोनॉमिक टर्म्स में आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद रशिया पाकिस्तान रिलेशन, अब धीरे धीरे रशिया का जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ वो इंप्रूव होता हुआ हमें दिख रहा है। रशिया आर्म सप्लाई भी वहां पर कर रहा है, प्लस रशिया ने अपना जो आर्म एम्बार्गो था जो पाकिस्तान पर लगाया हुआ था उसको लिफ्ट कर दिया। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान एक बहुत ही ऐसा मेजर पॉइंट है जो अगेन बाद में इंडिया रशिया रिलेशंस को गाइड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं जो रशिया है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया जो है वो अगेंस्ट है तालिबान। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं यूक्रेन की क्या इंपैक्ट रहा है इंडिया और रशिया रिलेशन में। देखिए, रशिया का जब भी हम वॉर से लिंक देखेंगे यूक्रेन के साथ तो हम इंडिया को न्यूट्रल स्टांस में पाएंगे। इंडिया ने शो किया है न्यूट्रलिटी, ठीक है, कॉशियस न्यूट्रलिटी। इसका मतलब क्या है कि बाकियों को दुखी किए बिना, क्योंकि जब ये वॉर हुई रशिया और यूक्रेन की, तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी
वहां पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो गए, तो रशियन कंट्रीज ने बोला यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, मतलब या तो साथ दो या हमारे खिलाफ रहो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो यहां पर बहुत जो अच्छी स्टेटमेंट आई थी एस जयशंकर की कि वी आर इंडिपेंडेंट नेशन और हम काफी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और वी आर फ्री टू डिसाइड व्हाट एक्शन वी आर गोइंग टू टेक। ठीक है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो भी हमारा होगा हम उसके लिए बिल्कुल फ्री हैं डिसाइड करने के लिए। तो यहां पर इंडिया ने बार बार जितने भी प्रपोजल हमें डिफरेंट फोरम्स में, इंटरनेशनल फोरम्स में देखने को मिलते हैं अगेंस्ट रशिया ड्यू टू वॉर ऑन द यूक्रेन, वहां पर इंडिया का जो स्टांस है वो एब्सटेंट का होगा। इंडिया वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इंडिया ने यूएस स्पॉन्सर्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया ने जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। यूएन एचआरसी वाले रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके अलावा एक एटॉमिक एनर्जी वाली रेजोल्यूशन थी, वहां भी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब कौन से 4 मेजर एरिया हैं जिन पर हम इंपैक्ट देखेंगे, जिनका हमें मेजर इंपैक्ट जो है वो फील होगा इन टर्म्स ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, रशियाज परस्यूट ऑफ एवर क्लोजर टाइप्स विद चाइना। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न फ्रंट के खिलाफ रशिया का एक मजबूत अलाई बन के आया है। उसने ओपनली जो है वो जो रशिया का एक होता है ना कि अपनी जो उनकी सॉवरेनिटी है जिसको वो क्लेम कर रहे हैं ओवर द यूक्रेन, उसको जस्टिफाई किया है। इसके साथ साथ द ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया ऑफ इट्स टाई विद चाइना देन विद इंडिया। अब अगेन अगर आपका कोई दोस्त आपकी मुसीबत में हेल्प कर रहा है तो आप भी रेसिप्रोकेट करोगे, तो वो भी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। रशियाज डिमिनिश्ड इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। अब कहीं ना कहीं रशिया का जो इंपॉर्टेंस है इंडिया की पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी पे वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। अब रशिया अपने इंस्टेंसेस को इंडिपेंडेंटली जो है वो मैन्यूवर कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो किसी और कंट्री की फॉरेन पॉलिसी से बाइंड ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियाज ग्रोइंग सिक्योरिटी रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट। अगेन ये बहुत ही बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और अगर मान लो यूएसए ने अपना इंस्टेंस टाइट किया, क्योंकि इंडिया को अभी बार बार यूएस वेवर देता है, ठीक है, काटसा रेगुलेशन से, और इंडिया S-400 जो ट्रम्प मिसाइल है उनको बाय भी कर रहा है डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस। लेकिन अगर यूएस ने एक टाइट इंस्टेंस लिया अगेंस्ट इंडिया तो क्या पता इंडिया S-400 की डील को कंप्रोमाइज कर दे। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज देखने को मिलेगा हमें फ्यूचर में। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया को कहीं ना कहीं, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जब भी आप वे फॉरवर्ड देंगे कि आप बताएंगे कि इंडिया को अपने अंदर क्या करना चाहिए और इंडिया को रशिया रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो विद इन इंडिया वी हैव टू जनरेट सेल्फ रिलायंस ऑन आर्म प्रोडक्शन। हम जितना आर्म प्रोडक्शन पे खुद पे रिलाई करेंगे उतना हम बाकियों पे कम डिपेंडेंट होंगे और उतना हम बाकियों से कम इन्फ्लुएंस्ड भी होंगे। समझ रहे हो कि हमें डिपेंडेंस अगर रशिया पे है भी हमारी, तो हमें उनको बार बार उनके साथ पॉजिटिविटी शो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो हम किसी पर्टिकुलर चीज में सेल्फ रिलायंस हैं तो हम फिर किसी और की पॉलिसी से गाइड नहीं होंगे। तो ये इंडिया का पहला एक्शन होना चाहिए। प्लस इंडिया को अभी भी जो न्यूट्रल इंस्टेंस है उसको फॉरवर्ड करना चाहिए और रशिया के साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको ओपन रखना चाहिए ताकि हम कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट पे ना आए। ठीक है, एक और काम कि हमें यूएसए के साथ भी अपना स्टांस क्लियर रखना चाहिए कि वी डू नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस टू एनीवन। ठीक है, हम अभी भी नॉन अलाइंड ही हैं दोनों की तरफ, ये हमारा स्टांस होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ऐसे ही लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे मेंस क्रैश कोर्स में एंड मेंस टेस्ट सीरीज में, आप लोग उसका हिस्सा बन सकते हो। ये लेक्चर उन कोर्स में भी आपको दिखेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और इन कोर्सेज के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।